Hello students, so welcome back to my channel again. So students, हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 को डन किया है. ओके, 11th क्लास चैप्टर नंबर 1, दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. And now today we are going to start with basic accounting terms, that is chapter 2. Okay, तो आपका चैप्टर 2 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखते हैं हम. तो भाई होती क्या है ये टर्म्स सबसे पहली बार. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है, सपोज हमने कोई भी सपोज इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ एक रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है, जैसे आपके टेंसेस हुए या फिर आपकी कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप उस लैंग्वेज में किसी पर्सन से प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे. ओके, सो इसी टाइप से जैसे हमारी जो अकाउंट्स है, ओके, वो भी क्या होती है, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. हमने पढ़ा था रोल ऑफ उसमें अकाउंटेंसी में, रोल ऑफ अकाउंटिंग में कि क्या रोल होता है इसका. इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ये वो लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस में क्या चल रहा है ये किसी और पर्सन को कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट या लॉस में जा रहा है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो वो एक लैंग्वेज है. तो हमें ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आनी चाहिए इसके लिए कि हम उस अकाउंट्स को प्रॉपरली समझ पाए और आगे ये आपको बहुत यूज में आने वाली है. बिकॉज आपके पास क्या है, कॉमर्स है, तो आपको हर सब्जेक्ट में ये टर्म्स काम में आएंगी. इट्स नॉट दैट ऑफ अकाउंटेंसी. आपको बिजनेस में भी ये काम में आ सकती है, आपको इकोनॉमिक्स में भी काम में आ सकती है, तो ध्यान से देखिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शन. हमने जैसे बात करी थी पहले भी कि ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन, ठीक है, तो हम अकाउंटेंसी में ओनली वो ही ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हो. ओके, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है. ओके, नाउ अब हमें ये देखना है कि भाई इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया है, ध्यान से देखिएगा. इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड टर्म है, ठीक है, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं तो सबसे पहली चीज वो रिकॉर्ड तभी होती है कि जब उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है. ओके, और सेकेंड चीज ये कि आप जब कोई ट्रांजैक्शन करें उसका जो इफेक्ट होगा, ओके, वो आपकी कैपिटल पे पड़ेगा, आपके असेट्स पे पड़ेगा या आपकी लायबिलिटीज पे पड़ेगा, ठीक है. तो अगर वो इन तीन चीजों को अफेक्ट करता है वो ट्रांजैक्शन, तो इट मींस दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. ओके, अब देखिए ध्यान से, व्हेनेवर एनी ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल. यही चीज मैंने आपको भी बताई कि वो किन तीन चीजों को अफेक्ट करेगा. सबसे पहले हमारे असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल. ओके, अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट इन तीनों को चेंज करता है, हो सकता है कि कभी आपका असेट या कैपिटल ही चेंज हो, लाइबिलिटीज में कोई चेंज ना, या फिर तीनों में चेंज आए, या फिर किसी दो में ही चेंज आता है. ओके, तो इनमें चेंज आ रहा है, इट मींस इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. आई होप आपको सब कुछ बहुत क्लियरिटी से समझ आ रहा है. इसके आगे इसके हम फीचर्स देखते हैं, वो भी जरा ध्यान से देखिए. ओके, सो पे अटेंशन. फीचर्स, इट ओनली इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये तो हमने इसकी फर्स्ट लाइन में ही पढ़ लिया कि ये क्या इन्वॉल्व करता है, ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही इन्वॉल्व करता है, इट मींस इट डजंट इन्वॉल्व सोशल एक्टिविटीज. अब ये सोशल एक्टिविटीज क्या होती हैं, सपोज मैं अपने फ्रेंड की मैरिज में गई, उसके यहाँ पे मैं गिफ्ट लेकर चली गई, तो वो क्या मैं रिकॉर्ड करूंगी अकाउंट्स में? नो, बिकॉज वो क्या था, मेरी तरफ से गिफ्ट था मेरे दोस्त के लिए. ओके, बट वो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करा. ओके, वो इट इज अ सोशल एक्टिविटी. हम लोग भाई सोशल होते हैं, तो हम लोग आए दिन अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कहीं भी उनके किसी फंक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो वो आप रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे. ओके, तो सोशल एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजैक्शन. सबसे पहला पॉइंट आपका ये डन हो गया.
ओके, नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं। तो भाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक्सटर्नल और इंटरनल क्यों कहा गए हैं, तो टू टाइप्स के कैसे होते हैं? तो सबसे पहली चीज एक्सटर्नल में क्या आता है, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। एक्सटर्नल में जैसे मैं, ये फर्म ए है और ये बी फर्म है, ठीक है, ये फर्म मेरी है ए फर्म। अब मैंने बी फर्म से, बी और ए जो है वो इंडिविजुअल फर्म्स है, दोनों अपना अपना बिजनेस रन कर रही हैं, ओके। और अब जैसे यहाँ पे सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, तो मान लो कि आपका ये एक यहाँ से मैंने गुड्स परचेज करे, क्या करे मैंने, या हो सकता है कि कभी बी भी मुझसे परचेज करे, ठीक है, अभी ए ने बी से परचेज करे, और आगे ये भी हो सकता है कि बी जो है वो ए फर्म से परचेज करे, ठीक है। तो अगर ये मुझसे परचेज करेगा तो ये मेरे लिए क्या हो जाएंगी, सेल्स हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे किसी बिजनेस एंटिटी के साथ में कोई परचेज सेल का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एक्सटर्नल, ओके। और इंटरनल क्या होता है वो भी देख लीजिए यहाँ पे। अब भाई हमारे पास बहुत सारे असेट्स होते हैं, जब हम फर्म रन करते हैं, अपना कोई बिजनेस रन करते हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली कुछ असेट्स पजेस करते हैं अपने पास में, ठीक है। तो अब बिजनेस में असेट्स होंगे तो क्या होगा, आपके उसमें असेट्स में कुछ वैल्यू भी डेप्रिशिएट होगी। डेप्रिशिएट का मीन्स होता है कम होना। सपोज मैंने कोई मशीनरी अभी मैंने परचेज करी, ओके, अपने प्रोडक्शन के लिए। अब मैंने वो परचेज कर ली, तो क्या जब मैंने उस मशीनरी को 5 लाख रुपीस में आज परचेज किया है, अगर मैं उसको 2 इयर्स बाद मार्केट में सेल करने जाऊंगी तो क्या वो मुझे 5 लाख रुपीस की ही उसका रिटर्न वैल्यू मिलेगा? नो, बिकॉज उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। भाई 6 महीने बाद भी आप कोई असेट बेचने जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली उसका अमाउंट आधा कर देते हैं लोग, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मीन्स होता है जब आपकी वैल्यू ऑफ असेट में डिक्रीज हो जाए, ठीक है, विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जो डेप्रिसिएशन होता है जब हम वो लगाते हैं अपनी फर्म के किसी असेट को, तो वो अपनी ही फर्म में कर रहे हैं, उसका ट्रांजैक्शन हम अपनी ही फर्म में कर रहे हैं, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दैट इज इंटरनल। भाई हम किसी बाहर वाले से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। तो इंटरनल मीन्स आप उसका क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, डेप्रिसिएशन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ थर्ड वन इज इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म की, ऑब्वियसली वो चेंज होगी, बिकॉज आपके जो बैलेंस शीट होती है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। और अभी हमने यही बात करी थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं उससे क्या होता है, असेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल में चेंज आता है, तो ही वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ऑब्वियसली जब आपके इन तीनों चीजों में चेंज आ रहा है तो इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ओके। Now, fourth point, the change must be capable of being expressed in terms of money. अभी मैंने आपसे यही बात कही थी कि मनी इन्वॉल्व होती है तो ही हम कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका जो भी चेंज आया है, असेट्स में आया हो, लाइबिलिटीज में आया हो, कैपिटल में आया हो, जो भी चेंज आया है, इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगर वो मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है देन ओनली यू विल रिकॉर्ड इट, अदरवाइज नो, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट, ओके। सो एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। भाई अब कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, तो हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, ओके, उस ट्रांजैक्शन से हमें कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो प्रॉफिट या लॉस होगा ना आपका, दैट इज कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट, ओके। कॉन्सिक्वेंस मीन्स उसका नतीजा क्या निकला, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इवेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, ओके। अभी वो शेयर्स मैंने 50,000 में परचेज करे, ओके, बट आफ्टर 2 months वो वैल्यू शेयर्स की बढ़ जाती है, मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक मुझे प्रॉफिट का, अर्न का मुझे लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ा चांस है मेरे लिए, इस टाइम पे मार्केट बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि चलो मैं अपने शेयर्स को सेल आउट कर देती हूँ। अब मैंने वो 50,000 के शेयर्स जो खरीदे थे उसे मैंने किस में बेच दिया,
70,000 में, तो जो 20,000 आया, ओके, मींस 70,000 माइनस 50,000, ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, 20K का, मींस 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट है, ये रिजल्ट हो गया किसी ट्रांजैक्शन का, तो दिस इज एन इवेंट, ओके, ये क्या हो जाएगा, एक इवेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये इवेंट क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अकाउंटेंसी में अकाउंट बनाना नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता आपको, ओके, तो इसलिए ध्यान से देखिए क्या होता है ये अकाउंट। मैंने आपसे जब हमने अकाउंट की मीनिंग, डेफिनेशन ये सब पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कर देंगे, जर्नल प्रॉपर में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्लासीफाई कहाँ करते थे, लेजर में करते थे। तो लेजर क्या होता है, आपका एक हर चीज का एक सेपरेट अकाउंट होता है जिसके अंडर में आप उसी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज करते हैं। हमने बात की थी इस बारे में कि सपोज यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। अकाउंट में जब भी हम लोग कोई भी अकाउंट बनाते थे, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते थे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। अब जब ईयर एंड पे हमें कोई भी ट्रांजैक्शन सर्च आउट करना होता था, तो भाई इतनी बड़ी बुक को सर्च करना, इट इज वेरी टिपिकल, ओके। तो हम लोगों ने अपना काम आसान करने के लिए क्या किया था, हर ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर हेड बना दिया, जैसे कि परचेज अकाउंट, ओके। ये अकाउंट को आप एब्रीविएशन है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, अकाउंट को आप इस तरीके से A/C भी लिख सकते हैं, दैट इज एब्रीविएशन ऑफ अकाउंट, ओके। नाउ सेल्स अकाउंट, तो हम जब ये पर्टिकुलरली हेड के अंडर में चीजें डालते हैं तो ये हमारा एक लेजर क्रिएट हो जाता है, ओके, क्लासिफिकेशन हो जाता है आपकी ट्रांजैक्शंस का, ओके। तो अब देखिए द प्लेस वेयर वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड, क्या करते हैं आप, सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं, किसका सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं, ऑफ ईच इंडिविजुअल। भाई हो सकता है कि आपने जिसको माल बेचा है वो राम है, उसका नाम राम है, तो राम क्या हो गया आपकी कंपनी के लिए, डेटर हो गया, जिससे आपको बाद में पैसा आएगा। तो जब हम किसी को उधार पे माल बेचते हैं तो वो पर्सन जिसको हमने माल बेचा है, उधार पे गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, वो क्या हो जाता है, डेटर हो जाता है हमारा, ठीक है। तो किसी एक इंडिविजुअल का अकाउंट, सपोज मैंने राम का अकाउंट बना दिया, असेट अकाउंट मेरी लैंड बिल्डिंग का अकाउंट बना दिया, मशीनरी का अकाउंट बना दिया, ओके। लायबिलिटी, अब मेरे क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं जिनसे मैं भी तो परचेज करती हूँ ना क्रेडिट पे सामान, तो भाई अब वो श्याम है उसका नाम, तो मैंने क्या कर दिया, श्याम अकाउंट बना दिया, ओके। एक्सपेंस अकाउंट, अब मेरा कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, है ना, तो कोई भी, हम लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस बेयर करते हैं जब बिजनेस रन करते हैं, तो मैंने एक्सपेंस अकाउंट बना दिया। इनकम अकाउंट, सपोज मुझे कमीशन मिल रही है, ओके, मैं अर्न कर रही हूँ कमीशन, तो मेरा कमीशन अकाउंट बन गया। तो इस तरीके से हम जितने भी अपने एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, आपके सेट्स अकाउंट है, उन सबका एक सेपरेट रिकॉर्ड फॉर्म करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं आप, अकाउंट बोलते हैं, ओके। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको एक इन शॉर्ट फॉर्मेट बता रही हूँ अकाउंट का। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, हमने इवेंट तो समझ ही लिया है, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप अकाउंट का फॉर्मेट देखिएगा। ये सपोज मैं आपका कैश अकाउंट बना रही हूँ, ओके, ये स्लैश है भाई, यहाँ पे ये टी शेप अकाउंट होता है, ओके। कैसा होता है, टी शेप की फॉर्म में होता है ये अकाउंट, ओके। तो भाई इसमें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है ना अकाउंट का, दैट इज योर डेबिट साइड, ओके। और ये जो आपका राइट हैंड साइड होता है, दैट इज योर क्रेडिट साइड। जितना भी कैश आप देंगे, मींस डेबिट होगा आपका कैश, तो वो सारी एंट्रीज यहाँ पे आएंगी, ओके। इसके अंडर में यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स लिखना होता है, यहाँ पे आपका अमाउंट आता है रुपीस, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एंट्रीज आएंगी। सपोज यहाँ पे जो भी आपने डेबिट किया है कैश, जितना भी आपने पेमेंट्स किए हैं, तो यहाँ पे आ जाती है वो, ठीक है।
और जितना भी आपका कैश क्रेडिट हुआ है तो वो कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिख लीजिएगा। ओके, ये हम बाद में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट इन शॉर्ट मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा कि अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपका अमाउंट, फिर इसका जो LHS साइड होता है वो होता है डेबिट साइड एंड RHS इज क्रेडिट साइड। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश अकाउंट एंड किसकी शेप में होता है ये अकाउंट, टी शेप अकाउंट होता है। ओके, नाउ अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है पूंजी। पूंजी मींस, अब पूंजी क्या होती है, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ओके, तो हमारे पास में कोई एक अमाउंट ऑफ कैश होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम आगे क्या करेंगे, परचेज करेंगे गुड्स को, है ना, हम अपना वो कैश इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो हम एक अमाउंट ऑफ कैश लेकर के एंटर करते हैं बिजनेस में। हो सकता है कि आप कैश की जगह गुड्स की फॉर्म में ले आए हो वो कैपिटल, ठीक है, आपने पहले ही वो गुड्स लिया है, या किसी भी फॉर्म में आप अपना कैपिटल रख सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करते वक्त। ओके, तो इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। अब ये प्रोप्राइटर कौन होता है, जो कि ओनर ऑफ द बिजनेस, जो कि उस बिजनेस को रन करने वाला है, जो कि उस बिजनेस को पजेस करता है, ठीक है, जिसका वो बिजनेस है, तो वो होता है प्रोप्राइटर। इट रेफर्स टू द अमाउंट, भाई वो अमाउंट जो कि वो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस एंटरप्राइज में। ओके, नाउ फॉर द फर्म इट इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। भाई आपका जो प्रोप्राइटर है ना, वो कैपिटल इन्वेस्ट तो कर रहा है बिजनेस में, पर हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में मींस जब आप सिंगल पर्सन अपना बिजनेस रन करते हैं, तो आपकी जो एंटिटी है, मेरी जो एंटिटी है, ठीक है, दिव्या मैम इज डिफरेंट, एंड अगर मेरा कोई कोचिंग क्लास है तो वो एक डिफरेंट होगा। ठीक है, सपोज मैं कोई भी एक अलग अपना कॉमर्स कोचिंग क्लास चलाती हूँ, तो वो उसकी एंटिटी मेरे से सेपरेट होगी। ओके, माय एंटिटी इज डिफरेंट एंड माय कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज डिफरेंट एंटिटी। ओके, रन मैं ही करूंगी, बट उसका जो भी अर्निंग्स होंगी, जो भी प्रॉफिट होगा, उसके एक अलग अकाउंट्स बनेंगे जो कि मेरी कोचिंग क्लासेस के अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इन सब टर्म्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, फ्री फील टू आस्क मी। ओके, नाउ अब देखिए, फॉर द फर्म इट इज अ लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी कैसे, भाई आपने अपना पैसा जरूर इन्वेस्ट किया है, वो बिजनेस भी आपका है, बट फिर भी ये लायबिलिटी हुई फर्म के लिए आपके ऊपर। ओके, ये फर्म की लायबिलिटी है कि वो जब बिजनेस क्लोज डाउन होगा तो वो आपको उससे वो कैपिटल जो है, वो आपका जो मेन अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया आज, तो वो जब आप बिजनेस को क्लोज करते हैं कभी, तो वो अमाउंट आपका एज इट इज आपको वहीं का वहीं मिलेगा। मीन्स आप जो भी कमाएंगे, जो भी आप खर्च करेंगे, वो आप अपने प्रॉफिट में से खर्च करेंगे। तो ये कैपिटल क्या हो जाती है, आपकी लायबिलिटी हो जाती है, प्रोप्राइटर लायबिलिटी हो जाती है फर्म की, किसके लिए, प्रोप्राइटर के लिए। ओके, टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। अब बेटा इसका फॉर्मूला होता है, कैपिटल कैसे निकाला जाता है, कैपिटल को कैलकुलेट कभी करना पड़ जाए आपको, तो आप कैसे करेंगे, इफ यू हैव गिवन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो यू विल डिडक्ट लायबिलिटीज आउट ऑफ एसेट्स। आप एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। एसेट्स मीन्स होती है संपत्ति, एंड लायबिलिटीज मीन्स वो डेब्ट्स जो हमें चुकाने होते हैं, वो लोन्स या फिर वो क्रेडिट का अमाउंट जो हमें चुकाना होता है किसी को। ठीक है, तो ये हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि कैपिटल जब भी आपको कैलकुलेट करना हो, तो आपको एसेट्स में से लायबिलिटीज को डिडक्ट करना है, माइनस करना है। इज दैट क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट इज ड्राइंग। अब भाई ये ड्राइंग क्या होता है, आपकी कोई पिक्चर ड्राइंग वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म में ड्राइंग होता है जब प्रोप्राइटर अपने ही बिजनेस में से अपने किसी पर्सनल यूज के लिए या अपना कोई पर्सनल पेमेंट उसको करना है, जब वो पैसा निकालता है ना अपनी बिजनेस में से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। एनी कैश, या तो कोई वो कैश निकाले, सपोज उसे अपने बच्चे की फीस पे करनी है, ओके, या फिर उसे कोई अपना LIC का पेमेंट देना है, तो कुछ भी हो सकता है। अपना लाइफ इंश्योरेंस भाई उसका खुद का हुआ ना, आपकी फर्म से तो वो डिफरेंट एंटिटी रखता है,
तो वो जो होगा वो अपने पेमेंट्स कर रहा है, अपने पर्सनल पेमेंट्स के लिए पैसा निकाल रहा है, या फिर हो सकता है कि वो उसी में से गुड्स भी निकाल रहा हो। सपोज उसका एक ग्रोसरी शॉप है, अब उसको घर में भी उसी ग्रोसरी की ज़रूरत है, तो वाइफ ने कहा कि आज मेरे लिए किचन में ये सामान खत्म हो रहा है तो आप शॉप से लेते आना। ओके, तो भाई अब वो ग्रोसरी अपनी ही शॉप से लेगा या कहीं और बाहर से परचेज करने जाएगा? ऑब्वियसली भाई उसके पास इतना सारा स्टॉक रखा हुआ है तो वहीं से लेकर जाएगा। तो अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए वो ग्रोसरी भी अपने बिजनेस में से निकाल रहा है, ओके, गुड्स भी यूज कर रहा है, कोई भी गुड्स हो सकते हैं, ग्रोसरी शॉप हो सकती है, कोई भी आपका फुटवेयर का शॉप हो सकता है, क्लोथ रेडीमेड्स का शॉप हो सकता है, तो हमारी ये डेली यूज की चीजें हैं, हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से निकालेंगे दैट इज ड्रॉइंग्स। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से ये सारी टर्म्स क्लियर हैं, और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जैसा मैंने आपको कहा है, you feel free and ask me in the comment sections. Okay, thank you for watching.